हेलो लर्नर्स, मैं आप लोगों के बीच फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्नों के साथ, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में बोर्ड में पूरी तरह से संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो बिना किसी देर किए हुए मैं प्रश्न की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भूगोल से लिया गया है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पिछले कई दफ़ा ये प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। तो स्क्रीन पे जैसा कि देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार के संसाधन है। कोयला किस प्रकार के संसाधन है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। जानूंगा कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन होता क्या है? वे सारी चीज़ें जिसे इंसान मनुष्य अपने इस्तेमाल में, यूज में, प्रयोग में ले आता है, उसे संसाधन कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। और संसाधन मानव निर्मित भी होते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं। तो उसके अलग अलग हिसाब से उसे बांटा गया है। तो मैं बात करूंगा कोयला किस प्रकार के संसाधन है, अनवीकरणीय या नवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसे एक बार अगर वो ख़त्म हो जाए तो उसे पुनः फिर से प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता है, लाखों करोड़ वर्ष लग जाता है। उसको अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे, अनरिन्यूएबल कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल कहिए। और नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो एक बार अगर समाप्त हो जाता है तो उसको फिर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो बच्चों बताओ, कोयला किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आएगा? तो कोयला आएगा, कोयला जीवाश्म ईंधन है और जितने प्रकार के जीवाश्म ईंधन है वो सारी की सारी अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत जाता है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन एक बार समाप्त हो जाने के बाद इसे फिर से प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगेगा। इसलिए कोयला अनवीकरणीय संसाधन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ गए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ये तो सौर ऊर्जा जो है, ये सूरज हो गया, चांद हो गया, पहाड़, ये हवा, ये सारी की सारी ये प्राकृतिक है। इसे खुदा ने बनाया है। तो जो प्राकृतिक होता है उसको प्राकृतिक, जो सौर ऊर्जा है ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर ए मानवकृत है या बी पुनः पूर्ति योग्य है। तो सौर ऊर्जा जैसे हर सुबह में सूरज निकलता है तो उससे हमें सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और फिर डूबता है शाम में, फिर अगले दिन सुबह में सूरज फिर से निकलता है, यानी ये पुनः पूर्ति योग्य है। तो सौर ऊर्जा किस संसाधन के अंतर्गत आएगा? पुनः पूर्ति योग्य। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग्य। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक का राष्ट्रीय संपदा निहित है? क्या बच्चों? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? यानी कोई देश अगर समुद्री क्षेत्र से उसकी बॉर्डर, उसकी सीमा अगर लग रही है तो उस समुद्र कितने किलोमीटर क्षेत्र तक उस राष्ट्र की संपदा मानी जाएगी? तो वो समुद्र में तट से 19.2 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा आएगा नवीकरणीय संसाधन, इसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन जल शक्ति, वन या खनिज। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खनिज। बिल्कुल राइट आंसर, खनिज संसार का सबसे कीमती संसाधन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा, ये पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क, उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बलुई मृदा, ऑप्शन नंबर बी रेगूर मृदा, सी लाल मृदा, डी पर्वतीय मृदा। तो इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे यानी रेगूर मृदा। रेगूर मृदा सही आंसर, सही जवाब रेगूर मृदा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के देखिए और पढ़िए। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी हुई? तो उसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। आगे 9 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 खादर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो ये नवीन जलोढ़ को कहते हैं खादर मिट्टी। एक होता है बांगर, बांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ को। तो ऑप्शन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा खादर जलोढ़, यानी खादर मिट्टी किससे कहा जाता है? नवीन जलोढ़ को कहते हैं, और एक पुरानी जलोढ़ कहते हैं बांगर मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 10 देश को बांधों के मंदिर किसने कहा? देश को बांधों के मंदिर किसने कहा? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों? भारत सरकार में कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया? भारत सरकार में कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया? तो 1956 में, ऑप्शन नंबर बी 1986 में, ऑप्शन नंबर सी 1991 में, ऑप्शन नंबर डी 1976 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1986 में। 1986 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया। पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है बच्चों? तो पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल मतलब पीने लायक जिससे हम, तो पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है बच्चों? तो वो मात्र 2.5% है पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चों स्क्रीन पर। टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है बच्चों बताइए? तो टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, ऑप्शन नंबर ए, बी एड्स में, ऑप्शन नंबर सी कैंसर में, ऑप्शन नंबर डी टीबी में। तो टेक्सोल का उपयोग होता है ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा कैंसर में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। बिहार में 7% भूभाग पर वन का फैलाव है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार है बच्चों। आप जानते हैं कि पृथ्वी से कोई भी जो धातु है या कोई भी मेटल है वो सबसे पहले हमें अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं। खनिज अयस्क में आप मतलब समझ ही रहे हैं कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। जिस खनिज में अगर लौह तत्व की या कि उस तत्व की मात्रा अगर अधिक है तो वो अयस्क कहलाएगा। यानी जिस खनिज में गैंग यानी धूल कण की मात्रा ज़्यादा है और उसमें धातु या मेटल की मात्रा कम है तो उसे खनिज कहेंगे। लेकिन जिस खनिज में धूल कण यानी गैंग ज़मीन से जब निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो अगर उसमें अशुद्धियाँ मौजूद है बहुत ज़्यादा तो वो अयस्क नहीं होगा। लेकिन अशुद्धियाँ कम और तत्व एलिमेंट्स ज़्यादा है तो वह अयस्क कहलाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो कह रहा है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है, तो वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट से। हेमाटाइट से ये लोहा का अयस्क है, हेमाटाइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो भारत मैग्नीज उत्पादन में पूरे विश्व में तीसरा स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी स्थित है। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सी फॉर चेन्नई, सतलज हो जाएगा। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, इसलिए इस सब पे ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी क्या है, तो वो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा तारापुर, बिल्कुल सही जवाब तारापुर हो जाएगा बच्चों। आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस 25 में से कितने नंबर हासिल कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 25 में से आप कितने नंबर लाए हैं कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए 18 का सही जवाब। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई में। डिगबोई में बच्चों, देखते जाएं कितना सही कर पाते हैं आप लोग। कमेंट कर बताएंगे कि आपने 25 में से कितना लाया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये हम देखेंगे। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, लेकिन यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल बच्चों क्या होगा, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। काला हीरा के रूप में प्रसिद्ध है। काला हीरा के रूप में प्रसिद्ध है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इसका जवाब आ गया होगा। काला हीरा के रूप में प्रसिद्ध है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, कोयला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए क्या लिखा हुआ है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा परतदार में। ऑप्शन नंबर बी 22 का सही जवाब परतदार चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम के अंतर्गत कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए कह रहा है असम में, बी केरल, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, यानी सी कर्नाटक में। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कर्नाटक में। क से कॉफ़ी और क से कर्नाटक, ऐसे इसको याद रख सकते हैं, कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। कौन फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा जूट। सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को, बिल्कुल सही जवाब। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और 25 में से कितना सही किए हैं ये कमेंट करके आप लोग बताएं कि 25 में से आपने कितना सही किया है जवाब, और आपकी तैयारी किस तरह से है और कितना हुआ है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी मटर, डी सरसों। तो खरीफ फसल आपको पता है, रबी फसल, खरीफ फसल। खरीफ फसल ये अक्सर गर्मियों में बोया जाता है। रबी फसल के अंतर्गत ये आपको खरीफ फसल जून जुलाई में
और रबी फसल नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में ये सब लगाया जाता है। तो आप समझ रहे हैं बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चावल। खरीफ फसल के अंतर्गत चावल आ जाएगा। और गेहूँ, मटर ये सब है आपके रबी फसल। ये मटर आ जाएगा, दलहन में भी आ जाएगा, सरसों भी आपके ये रबी फसल के अंतर्गत आएगा। तिलहन फसल है। तो बच्चों आपने 25 में कितना सही किया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जानकारियों के साथ, नई विषयों के साथ। तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।